हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाकवे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट। देखिए, कल हम लोगों ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पढ़ा था और उस हाइपोथेसिस को प्रूव किया था बीडल एंड टॉटम ने। तो उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा किया था, आज हम लोग वही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या था। द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस is the idea that genes act through the production of enzymes, with each gene responsible for producing a single enzyme that in turn affect a single step in a metabolic pathway। देखिए, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस क्या कहता था कि जो जीन्स हैं वो एंजाइम्स की प्रोडक्शन के थ्रू एक्ट करते हैं, यानी कि अगर किसी जीन ने अपना इफेक्ट शो करना है तो वो एंजाइम के थ्रू करेगा। सबसे पहले वो एंजाइम बनाएगा और फिर वो एंजाइम जो है उस इफेक्ट को शो करेगा। और हर एक जीन, ईच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ सिंगल एंजाइम, और हर एक जीन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही एंजाइम बनाता है। ये था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस कि जो जीन्स हैं वो एंजाइम्स के थ्रू एक्ट करते हैं और हर जीन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही एंजाइम बनाता है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक एंजाइम के लिए एक जीन है या हर एक जीन के लिए एक एंजाइम बना है। और ये जो हाइपोथेसिस था ये प्रूव किसने किया था? ये प्रूव किया था बीडल एंड टॉटम ने। ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया था। तो आज हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने प्रूव क्या किया था। बीडल और टॉटम का जो एक्सपेरिमेंट था वो उसने प्रूव किया था, दिस स्टडी प्रूव्ड दैट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द डायरेक्शंस नीडेड टू प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। देखिए, इनके एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था कि जो जीन्स हैं वो एंजाइम बनाने की डायरेक्शन देते हैं और फिर वो जो एंजाइम है वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं और इनके एक्सपेरिमेंट की कहानी हम लोग उसी ऑर्गेनिज्म से सुनेंगे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च होती है, यानी कि ड्रोसोफिला। अब देखिए, जब भी कोई भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करना होता है या कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उसमें जो टेस्ट सब्जेक्ट चुनना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम लोग बात करें जेनेटिक्स की तो वहाँ पे ये चीज़ जो है और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं और हम लोग उसकी कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं करा पाते या फिर उसमें ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स नहीं है तो फिर उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू किया। बिफोर बीडल एंड टॉटम कम टू दिस कंक्लूजन दे हैड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। लेकिन अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में जो उनका रिजल्ट पढ़ा है उस रिजल्ट को पाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। सब पहले क्या था कि जो बीडल था वो फ्रूट फ्लाइज यानी कि ड्रोसोफिला को स्टडी कर रहा था। हम लोग सब जानते हैं कि जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने भी फ्रूट फ्लाई के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसे जो जेनेटिक प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कवर किया था। तो इस वजह से उस टाइम के साइंटिस्ट में फ्रूट फ्लाई जो था ड्रोसोफिला एक बहुत ही अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट बन गया था और बीडल ने भी इसी वजह से फ्रूट फ्लाइज को चूज़ कर लिया। लेकिन बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हुए भी इनका बहुत कॉम्प्लेक्स जेनेटिक स्ट्रक्चर था, जिस वजह से जो उन्हें रिजल्ट चाहिए थे वो कंक्लूड करने बहुत मुश्किल थे। हम लोग जानते हैं कि जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, जो कि एक ऐसे जेनेटिक प्रोसेसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो भी ड्रोसोफिला के ऊपर डिस्कवर किए थे। ड्रोसोफिला जो है उसमें पर्पल आई कलर, रेड आई कलर, कई तरह के विंग्स देखने को मिलते हैं। इससे हम लोगों को ये पता लगता है कि जो ड्रोसोफिला है उसमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक वैरायटी है और इसी वजह से उसके जेनेटिक पैटर्न्स को स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद बीडल ने क्या किया, देयरफॉर स्विच टू स्टडिंग अ स्पीसी ऑफ ब्रेड मोल। तो बीडल ने क्या किया कि उसने इसे ड्रोसोफिला को डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा
और उसकी जगह एक ब्रेड मोल्ड की स्पीसी को स्टडी करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो ब्रेड मोल्ड था उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ड्रोसोफिला के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। उसमें ऐसे कई करैक्टर थे जो सिर्फ और सिर्फ एक जीन की हेल्प से कंट्रोल हो रहे थे, और सिंगल जीन की हेल्प से कंट्रोल हो रहे करैक्टर्स को स्टडी करना ईजी है। और उसने वो ब्रेड मोल्ड लिया न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है एक ब्रेड मोल्ड है, ये देखिए, ये जो लगा हुआ है इस ब्रेड पे, यही है न्यूरोस्पोरा। तो उन्होंने इस मोल्ड को स्टडी करना ज़्यादा आसान माना और इसे अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया ये देखते हैं। देखिए, उनके एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट स्टेप था कि उन्होंने म्यूटेंट्स को ग्रो करना था। म्यूटेंट्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई ना कोई म्यूटेशन आ गई हो, कोई ना कोई परमानेंट चेंज आ गया हो। अब क्योंकि बीडल और टॉटम जो थे उन्होंने स्टडी करना था कि कैसे जो जीन्स हैं वो एंजाइम को कंट्रोल करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी था कि वो कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जर्वेबल जीन पकड़ें जिसको वो स्टडी कर सकें और जिसको वो अल्टर करके उसका रिज़ल्ट देख सकें कि जो नॉर्मल जीन है उसका क्या रिज़ल्ट है और जो अल्टर्ड जीन है उसका क्या रिज़ल्ट है। बीडल एंड टॉटम स्टार्टेड देयर एक्सपेरिमेंट बाय क्रिएटिंग म्यूटेंट्स ऑफ द मोल्ड। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या किया? सबसे पहले उन्होंने जो मोल्ड थे, यानी कि उनके न्यूरोस्पोरा थे, न्यूरोस्पोरा के म्यूटेंट्स तैयार किए। और उन्होंने उसके लिए क्या किया कि उन्होंने न्यूरोस्पोरा लिया और उसके ऊपर एक्सरेज डाली। अब उन्होंने इन एक्सरेज की वजह से ये जो न्यूरोस्पोरा थे इनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन था वो अल्टर हो गया। और अब उन्होंने क्या किया कि ये वाले जो म्यूटेंट्स थे इन म्यूटेंट्स को क्रॉस किया नॉर्मल न्यूरोस्पोरा से। और फिर क्या हुआ कि उन दोनों ने इस क्रॉस्ड वैरायटी को न्यूरोस्पोरा और रेडिएटेड न्यूरोस्पोरा, यानी कि जो म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा थे उनको एक कंप्लीट ग्रोथ मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। एक ऐसे ग्रोथ मीडियम उन्होंने उनको प्रोवाइड किया जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो उनको ग्रो करने के लिए चाहिए थे वो प्रेजेंट हैं। ग्रोथ मीडिया था, उसमें शुगर, सॉल्ट, अमाइनो एसिड्स, काफ़ी सारे विटामिन, जिससे भी मटेरियल की ज़रूरत न्यूरोस्पोरा को थी ग्रो करने के लिए, वो सब थे। और जब ये जो न्यूरोस्पोरा थे वो पूरी तरह से ग्रो हो गए तो उन्होंने क्या किया कि उसी न्यूरोस्पोरा कॉलोनी के कुछ पार्ट्स लिए और उनको एक मिनिमल मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। मिनिमल मीडिया का मतलब क्या है कि उन्होंने उस कॉलोनी को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो उनके लिए न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स थे वो मिसिंग थे। अब उनके मेथड्स और रिज़ल्ट क्या थे, उनको रिज़ल्ट क्या मिला इस एक्सपेरिमेंट से? अब देखिए, अब ये जो ब्रेड मोल्ड था, द ब्रेड मोल्ड इज़ नोन टू एबल टू सर्वाइव इन बोथ टाइप ऑफ मीडियाज। अब क्योंकि उन्होंने जो ब्रेड मोल्ड थे उनको दोनों तरह के मीडिया, यानी कि कम न्यूट्रिशन वाला मीडिया और एक कंप्लीट न्यूट्रिशन वाला मीडिया, दोनों में अच्छा टाइम दिया ग्रो करने का थे, वो दोनों ही मीडिया में अच्छे से ग्रो कर पा रहे थे और सर्वाइव कर पा रहे थे। जो कॉलोनी मिनिमल मीडिया में थी, ठीक है, कम न्यूट्रिशन वाले मीडिया में थी, वो कॉलोनी क्या करती थी कि जो भी कुछ अवेलेबल था उनके पास, जो भी कुछ अवेलेबल था वो उसी को अपने यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट कर लेती थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी कॉलोनीज़ भी थी जो बिल्कुल ही ग्रो नहीं हुई। कुछ कॉलोनीज़ ऐसी थी जिन्होंने बिल्कुल भी ग्रो नहीं किया। अब ये कॉलोनीज़ थी म्यूटेंट। जो म्यूटेंट्स की कॉलोनीज़ थी उन्होंने बिल्कुल ग्रोथ नहीं शो की। देखिए, जो नॉर्मल कॉलोनीज़ थी, अनरेडिएटेड कॉलोनीज़ थी, उन्होंने मिनिमल मीडिया और कंप्लीट मीडिया दोनों में ग्रोथ शो की। लेकिन जो म्यूटेंट कॉलोनीज़ थी उन्होंने मिनिमल मीडिया में ग्रोथ शो नहीं की। इसकी वजह ये थी कि अब वो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी इंग्रेडिएंट्स उनको चाहिए थे वो उनको नहीं बना पा रहे थे। तो अब ये तो उनका यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया कि उन्होंने वैरायटी ली न्यूरोस्पोरा की, उसको मिनिमल मीडिया और कंप्लीट मीडिया में ग्रो किया। अब कुछ स्पीसीज़ थी जो कि अनम्यूटेटेड स्पीसीज़ थी, उन्होंने दोनों मीडिया में ग्रोथ शो की। लेकिन जो म्यूटेटेड स्पीसीज़ थी उन्होंने मिनिमल मीडिया में सर्वाइव नहीं किया। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो उनमें म्यूटेशंस आई थी उस वजह से उनमें
उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही थी नॉर्मल स्पीसी के मुकाबले। पता करने के लिए कि उस स्पीसी को यानी कि म्यूटेंट स्पीसी को कौन से न्यूट्रिशन की नीड है, उन्होंने स्पीसीज़ को सेपरेट कर लिया और फिर उन कॉलोनीज़ में उन्होंने खुद से विटामिन और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डालने शुरू किए। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जिस कॉलोनी में तो विटामिन्स डाले गए थे उसने फिर से सर्वाइव नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉलोनीज़ थी उनको विटामिन्स की नहीं अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत थी। ध्यान से सुनिए, उन्होंने न्यूरोस्पोरा लिया, न्यूरोस्पोरा को म्यूटेट किया यानी कि उसमें म्यूटेशंस ला दी और फिर उन्होंने क्रॉस किया म्यूटेटेड और अनम्यूटेटेड स्पीसी ऑफ न्यूरोस्पोरा को। अब जब उन्होंने उनको म्यूटेट कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसको ग्रो किया कंप्लीट मीडियम में जिसमें सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स थे, जिसमें ग्रोथ शो की दोनों ही कॉलोनीज़ ने, और फिर उस कॉलोनीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया मिनिमल मीडिया में जिसमें जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स थे वो कम थे। अब मिनिमल मीडिया में जो म्यूटेंट्स की कॉलोनी थी उसने ग्रोथ शो नहीं की। तो अब ये पता करने के लिए कि ये जो म्यूटेंट्स हैं ये ग्रो क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किया कि उन म्यूटेंट्स को सेपरेट कर लिया और उनको अलग से ग्रो किया और उनके मीडिया में विटामिन्स और अमाइनो एसिड्स डाल के देखे। सबसे पहले उन्होंने डाले विटामिन्स। अब विटामिन्स डालने पे भी ये जो म्यूटेंट्स थे ये सर्वाइव नहीं कर पाए। इससे रिजल्ट ये निकला कि जो चीज़ मिसिंग है वो एक अमाइनो एसिड है। तो इससे पता चला कि उन लोगों को अमाइनो एसिड की ज़रूरत है, ना कि विटामिन्स की। और अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि उनको कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, उन्हें 20 के 20 अमाइनो एसिड्स के साथ टेस्ट करना पड़ा कि जो मोल्ड था उसको उसकी ग्रोथ के लिए कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो चाहिए। और उनको जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड था उसके साथ सक्सेस मिली कि जो कॉलोनी है अगर उसको हम लोग आर्जिनिन प्रोवाइड करें तो वो कॉलोनी जो है सर्वाइव कर पाएगी। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो बीडल और टॉटम थे उनको 3 तरह के ऑक्सोट्रॉप्स मिले। ऑक्सोट्रॉप्स होते हैं म्यूटेटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें म्यूटेशंस हो चुकी हों। 3 तरह के ऑक्सोट्रॉप मिले यानी कि म्यूटेंट्स मिले, जिनमें से एक को चाहिए था ऑर्निथिन। ऑर्निथिन भी एक अमाइनो एसिड है, जिनमें से एक को ऑर्निथिन की ज़रूरत थी। एक म्यूटेंट को सिट्रुलिन की ज़रूरत थी और एक म्यूटेंट को आर्जिनिन की ज़रूरत। 3 ऑक्सोट्रॉप यानी कि 3 म्यूटेंट्स और तीनों को अलग अलग अमाइनो एसिड की ज़रूरत थी। फोटोट्रॉप्स यानी कि अनम्यूटेटेड स्पीसी। अब जो फोटोट्रॉप्स थे उनकी बॉडी में आर्जिनिन प्रेजेंट था। फोटोट्रॉप्स की बॉडी में आर्जिनिन प्रेजेंट था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कोई भी म्यूटेशन नहीं आई थी, उनकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही थी और वो सारे के सारे एंजाइम्स और प्रोटीन बना रही थी जिसकी उससे ज़रूरत थी। इसीलिए जो प्रोटोट्रॉप्स थे यानी कि अनम्यूटेटेड न्यूरोस्पोरा, उनकी बॉडी में आर्जिनिन पहले से ही प्रेजेंट था। अब सीधी सी बात है कि ये जो आर्जिनिन है वो जो उनको मीडिया में अमोनिया और शुगर मिली थी उन्होंने उसी से बना लिया था, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो कैपेबल थी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रिपेयर करने के। अब जो ऑक्सोट्रॉप, ठीक है, जो म्यूटेटेड स्पीसी को ऑर्निथिन की ज़रूरत, जिस म्यूटेंट स्पीसी को ऑर्निथिन की ज़रूरत थी वो ग्रोथ शो नहीं करती थी, बिल्कुल ग्रो नहीं करती थी और बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि ऑर्निथिन ना होने की वजह से उसकी बॉडी आर्जिनिन नहीं बना पा रही थी। जब इस म्यूटेंट स्पीसी को लोगों ने याद रखना है, जब ऑर्निथिन वाली म्यूटेंट स्पीसी को ऑर्निथिन प्रोवाइड कर दिया तो तब उसको चेक करने पे पता लगा कि उसकी जो बॉडी है, उसके जो सेल्स हैं उसमें आर्जिनिन प्रेजेंट है। हम लोगों ने 3 तरह के म्यूटेंट्स की बात की, एक को ऑर्निथिन चाहिए था, एक को सिट्रुलिन चाहिए था, एक को आर्जिनिन चाहिए था। अब देखिए नहीं था। जिस ऑक्सोट्रॉप को सिट्रुलिन चाहिए था उसकी बॉडी में ऑर्निथिन प्रेजेंट था लेकिन आर्जिनिन प्रेजेंट नहीं था। जब इस ऑक्सोट्रॉप को सिट्रुलिन प्रोवाइड किया गया तो इस ऑक्सोट्रॉप ने भी आर्जिनिन बना लिया और अब जो म्यूटेंट था जिसको आर्जिनिन की ज़रूरत थी उसमें पहले से ही ऑर्निथिन और सिट्रुलिन पहले से ही प्रेजेंट था।
हम लोगों को पता चला कि जो आर्जिनिन अमोनिया और शुगर से बन रहा है उसको बनाने के कम से कम 3 स्टेप्स हैं। कम से कम 3 स्टेप्स में वो आर्जिनिन बन रहा है। वो कैसे, अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे म्यूटेंट्स थे। उनके ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया और बना दिया ऑर्निथिन। अब ये थिन था, इसके ऊपर फिर से एक एंजाइम ने एक्ट किया और उसके बाद ऑर्निथिन ने बना दिया सिट्रुलिन। अब ये जो सिट्रुलिन था इसके ऊपर फिर से एक एंजाइम ने एक्ट किया और फिर इससे बन गया आर्जिनिन। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो मल्टी स्टेप प्रोसेसेस हैं और हर जीन जो है एक एंजाइम को कंट्रोल करता है और फिर वो एक एंजाइम जो है एक ही प्रोडक्ट देता है। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शंस चल के हम लोगों के हमारे जो पर्टिकुलर बॉडी टाइप्स हैं, हमारे पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं हमारी बॉडी में प्रोसीड होते हैं। तो ये था बीडल और टॉटम एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पाथवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें।